जयपुर के सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा की एक पुस्तक आने वाली है, मेरी मुलाकातें। आज उस पुस्तक को लेकर उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और उसमें बताया अपने अनुभवों के आधार पर, और जब भैरों सिंह शेखावत, अटल बिहारी वाजपेयी और कई ऐसे तमाम नेताओं का जिक्र किया है उस पुस्तक के अंदर में, जिसके अंदर में दर्शाया गया है कि उनकी राजनीतिक पत्रकारिता, क्योंकि पत्रकार भी थे, पत्रकारिता को देखते हुए उन्होंने पत्रकारिता के हिसाब से जो है उस पुस्तक का जो है विमोचन 10 तारीख को होगा, जिसको राजस्थान के राज्यपाल और विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवरानी, तमाम हस्तियां मौजूद रहेगी। उस पुस्तक के अंदर में कई नेताओं का जिक्र किया गया है, उनके साथ जो गोपाल जी ने समय बिताया है उसे अपनी कलम के माध्यम से उस पुस्तक में उतारा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 3 नेता ऐसे बच गए हैं जिससे अगली बार उन्हें हम अपनी पुस्तक में स्थान देंगे, जिसमें वसुंधरा राजे है, अशोक गहलोत है, उसका भी जिक्र किया है। नमस्कार। नए साल को कम ही दिन हुए हैं, इसलिए उसकी मुबारकबाद। प्रभु सुख समृद्धि और समर्पण की भावना हमारे में बनाए रखें। आज का विषय ये है कि 4 दशक की पत्रकारिता और उसके पहले भी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकातें, साक्षात्कार करने का मौका मिला जिनके लिए लगा कि इन साक्षात्कारों को एक श्रृंखला रूप में करके और प्रकाशित हो जाए तो एक डायरी जैसी चीज़ सामने आ जाएगी। तो इसके लिए राजस्थान के हमारे कुछ नेता और हैं जिनके बारे में भी शामिल किया जा सकता था, लेकिन श्रीमान भैरों सिंह जी शेखावत के ऊपर 10 साल से रिसर्च चल रही है, उनके लिए अलग से पुस्तक प्रकाशित होगी। ऐसे ही 2 व्यक्तित्व और हैं, श्रीमान अशोक गहलोत जी और श्रीमती वसुंधरा राजे जी। इनके ऊपर भी लिखा जाना चाहिए, लेकिन इस पुस्तक में समेटा जाना संभव नहीं था, तो इन लिए 3 बड़े नेता जो हमारे 3 बार और 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उनको अलग रखा गया है। इसमें ऐसे लोगों से मुलाकात है जो केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि जिन्होंने इतिहास को बनाने का काम किया। इसमें हर क्षेत्र के लोग हैं, जैसे कि अगर मैं धार्मिक दृष्टि से कहूँ तो देवराहा बाबा जी, जिनकी उम्र के बारे में राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा कि मैंने बचपन में इनको देखा, तब भी ऐसे ही लगते थे और मेरे पिताजी को भी ऐसे ही लगते थे। तो देवराहा बाबा जी से 2-3 बार उनके दर्शन और बात का मौका मिला, उनको इसमें शामिल किया है। इसी तरह से हमारे देश के कुछ प्रधानमंत्री रहे हुए, जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, श्रीमान अटल बिहारी जी, श्रीमान चंद्रशेखर जी, श्रीमान चरण सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 4 पूज्य सरसंघ चालक गण, बाला साहब देवरस, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, के.सी. सुदर्शन जी, डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, इसी तरह से हेमवती नंदन बहुगुणा, डॉक्टर मरी चेन्ना रेड्डी, चौधरी देवीलाल, जिन्होंने अपने अपने राज्यों को इस तरह प्रभावित किया कि समय के ऊपर वे उस राज्य का प्रतीक बन गए। दोनों की मुलाकातें हैं, और उस मुलाकात की सबसे खास बात यह है कि मैंने पहली बार किसी नेता को देखा, उन्होंने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रहते हुए आधे घंटे तक इंतज़ार करवाया और कैसेट मंगवाया बाज़ार से खरीद करके। बोले, न मेरे को आप पर विश्वास और न आपको मेरे ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम लोग कब मना कर दें, तो आप टेप कर रहे हैं वैसे ही मैं टेप करूंगा। तो हम लोगों की लंबी बात चली उस समय की राजनीति को लेकर के, उसको इसमें शामिल किया गया है। ऐसे ही गायत्री देवी, जो जयपुर की खुशबू, राजस्थान की खुशबू, और अपने ज़माने में
विश्व की 10 सौंदर्य साम्राज्ञी के रूप में मानी जाने वाली महिलाओं में एक थी, जिन्होंने लोकतंत्र के अंदर जीत का कीर्तिमान कायम किया। उनसे भी मुलाकातें हुई और गायत्री देवी जी को भी इसके अंदर शामिल किया हुआ है। ऐसे ही कुछ और प्रमुख नाम हैं अपने भारत के टॉप 10 ऑलराउंडर में। मोहम्मद शाहिद हॉकी के जो कैप्टन थे, उनसे उस समय की बात है जब कैप्टन को टीम में नहीं लिया गया। तो इस तरह की मुलाकातों के साथ यह सफ़र है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ। 34 वर्षों के सफ़र के अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को शामिल किया गया है। वे एकता यात्रा के संयोजक के रूप में थे, उनसे परिचय हुआ। उसके बाद में विभिन्न अवसरों के ऊपर जब वे मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उससे ठीक पहले 2-3 घंटे 4 घंटे पहले, जब वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे उससे पहले, जब वो दिल्ली की राजनीति में आए उससे पहले मुलाकातें होती रही। उनका वह स्वरूप देखा जब मुझे दिल से महसूस हुआ कि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को शासन करने का मौका मिलता तो वो किस तरह से करते। और इसके लिए मैंने अपने अनुभवों के अंदर लिखा है उनसे वार्ता वाले क्रम में कि जालंधर के अंदर कई एकता यात्रियों की उग्रवादियों द्वारा हत्या होने के बाद, जबकि सरकार किसी भी तरह से सभा करने के लिए तैयार नहीं थी, उन्होंने कहा कि दुनिया के आतंकवादी कान खोल करके सुन लें, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो श्रीनगर के लाल चौक में 26 तारीख को 8:15 बजे हमको तिरंगा फहराने से रोक सके। यह बात उसी तरह की थी जब भगत सिंह जी के खास साथी जयदेव कपूर, जिस लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा हुई, उसी केस के अंदर जयदेव कपूर को आजीवन काला पानी की सज़ा हुई अंडमान के लिए। संजोग की बात है कि जब भगत सिंह जी को फांसी के लिए ले जाया जाने लगा बोस्टल जेल से, उस समय जयदेव कपूर वहीं जेल के शिक्षों में बंद थे। सब बताया जब वो और भगत सिंह दोनों गले मिले और भगत सिंह फांसी के लिए रवाना हुए, तो जो भगत सिंह के मन में सवाल था, वो सवाल अब भी गाहे बगाहे चाहे कोई भी शासन रहे, वह रहता ही है कि देश किन हाथों में रहे। तो इस तरह की अच्छी मुलाकातें, जिनमें बाल ठाकरे भी शामिल हैं। बाल ठाकरे से उस समय मिलना ऐसा चुनौतीपूर्ण था कि उनके जो जहाँ वो रहते थे वहाँ पर मातोश्री में किसी को घुसने ही नहीं देते थे। गली के अंदर घुसने से पहले तलाशियां शुरू हो जाती थी। और जब मैं बॉम्बे गया मिलने के लिए, तो मेरे को जिन भाजपा से जुड़े हुए पूर्व मंत्री ने मिलवाने का वायदा करके बुलवाया था, वो नहीं मिलवा पाएंगे ये सोच के मुंबई छोड़ करके दिल्ली आ गए। अब संजोग देखिए कि सामना के दफ्तर में मैं बैठा, मैंने सुझाव दिए कि सामना में ये सुधार हो सकता है लेआउट की दृष्टि से, संपादन की दृष्टि से। तो सुभाष देसाई महामंत्री थे और इसको संभालते थे सामना को। उनको लगा आदमी जानकार है, हमारे फील्ड का है। तो मैंने कहा देखिए, मैं तो बाल ठाकरे जी को जयपुर बुलाने के लिए आया हूँ क्योंकि कारगिल के शहीदों का सम्मान करवाना है। तो वो बोले कि अभी उद्धव ठाकरे आने वाले हैं। उद्धव ठाकरे आए और यह पत्रकारिता की कीमत है। उद्धव ठाकरे गाड़ी चलाने लगे, मैं बगल में बैठ गया, पीछे सुभाष देसाई बैठ गए और हम लोग बाल ठाकरे जी के यहाँ चले गए। और पत्रकारिता का क्या महत्व हो सकता है। नारायण राणे उस समय विपक्ष के नेता थे शिवसेना के।
बाल ठाकरे के सामने सिर्फ एक कुर्सी हुआ करती थी, वह कुर्सी उन्होंने मेरे को दी और नारायण राणे थोड़ी देर खड़े रहे और बाद में जमीन पर बैठ गए। यह जो पत्रकारिता की शक्ति है, ऐसे विभिन्न घटनाक्रम हैं। जैसे अटल जी के साथ मैं वायुयान में था और अचानक पायलट ने सूचना दी कि ईंधन खत्म होने वाला है और सरकार उतरने की इजाज़त नहीं दे रही है। मैंने पूछा, उस समय ऐसे ही सवाल शुरू थे, मैंने कहा आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा बस हो यही वही जो राम रची रखा, चिथड़ों में बदल जाएंगे हम सब, आनंद लें उसका। मैंने कहा कि इतनी देर में पता चला कि नहीं, सरकार ने हरियाणा में उतरने की अनुमति दे दी है। और कैसे नेता, अटल जी से लक्ष्मी विलास होटल के कमरा नंबर 5 में इंटरव्यू ले रहा था, इतने में बिजली चली गई। तो अटल जी बोले बिजली का भरोसा नहीं, सूरज का भरोसा है। बोले क्यों नहीं, लॉन में चलते हैं, वही बात करेंगे। तो इस स्तर के राजनेता जो दुनिया में जाने जाते हैं, वो पत्रकार के लिए खड़े होकर के और लॉन में आए और कहीं इंटरव्यू लीजिए। अब एक ऐसा ही देवीलाल जी का किस्सा बता के मैं अपनी बात खत्म करूँगा कि देवीलाल जी ने 4 बजे का इंटरव्यू तय किया खासा कोठी में। कई बार उनसे मुलाकातें हुई, साथ रहने का मौका मिला। हम लोगों के सामने यह था कि 6 बजे तक तो ऑफिस में आ ही जाना चाहिए, नहीं तो लिखेंगे क्या। तो मैंने हरियाणा के उस समय गृह मंत्री थे संपत सिंह, साथ थे, उनको मैंने कहा देखिए 4 बजे चौधरी साहब से बात हुई है, चौधरी साहब अगर जगेंगे नहीं तो हमको तो जाना पड़ेगा क्योंकि ड्यूटी तो वहाँ देनी है। संपत सिंह जी ने कहा कि एक काम कर सकते हैं, आपको मैं कमरे में भेज देता हूँ, देवीलाल जी का पैर हिलाइएगा, अगर उनकी आंखें खुल गई तो इंटरव्यू हो जाएगा, नहीं खुली तो नहीं हो पाएगा। मैं अंदर कमरे में गया, देवीलाल जी पलंग से ज़्यादा लंबे, उनके पाँव एक एक दिखता बाहर आते थे, इतने लंबा शरीर, मजबूत ऐसे। मैंने वैसे ही जाकर के पैर हिलाया। मेरे साथ अजय सोलोमन जी फोटोग्राफर। देवीलाल जी ने आँख खोली। मैंने कहा आपने कहा था 4 बजे इंटरव्यू के लिए, हम आ गए। तो बोले ये टेप रिकॉर्डर लेके कब तक खड़े रहेंगे, इसको मेरी छाती पर रख दीजिए। और वो टेप रिकॉर्डर कम से कम 1.5 किलो का उस समय जो चलता था, मैंने उनकी छाती पर रख दिया और वो तकिया लगाए रहे, हम लोगों की बातचीत होती रही। तो इस तरह का महत्व, इस तरह की चीज़ें पत्रकारिता के अंदर सामने आई, जिनमें बहुत सारे रहस्यपूर्ण विषय हैं। यहाँ तक है कि उन घटनाओं का मैं साक्षी था जब अटल जी की एक वोट से सरकार गिरने वाली थी और चंद्रशेखर जी ने मेरे सामने भैरव सिंह जी को फ़ोन करके कहा कि अगर कोई ज़रूरत हो तो बता दीजिए। लेकिन उस समय कुछ नेता इतने अति विश्वास में थे, उन्होंने कहा हम लोग तो हार ही नहीं सकते, इतने ज़्यादा वोट आ रहे हैं। और शाम को पता चला एक वोट से सरकार गिर गई। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि आप लोगों को पढ़ करके और जनता के बीच में जब चीज़ जाएगी तो रोमांचित करेगी, लोगों को लगेगा कि सही ढंग से। और पत्रकारिता के अंदर वो चूँकि साक्षात्कारों पर है, तो जैसे पत्रकारिता के दौरान कभी इस चीज़ का नहीं किया विश्वास कि राजनीतिक दलों की अपनी मर्यादाएं हैं। राजनीतिक दलों में जिससे हम जुड़ना चाहें उस समय उनकी मर्यादाओं का ध्यान रखें, लेकिन जब हम पत्रकार हैं तो कोई भी शक्ति हमको प्रभावित नहीं कर सकती। और उसके इर्द गिर्द विभिन्न ऐतिहासिक व्यक्तित्वों से मुलाकातों के दौरान उनसे लिए गए साक्षात्कार, उनसे मिलना, इनके ऊपर मेरी मुलाकातें पुस्तक प्रकाशित की गई है, जिसे प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह जी ने उसकी भूमिका लिखी है। इस पुस्तक का लोकार्पण RIC झालाना में 10 जनवरी को अपराह्न 3 बजे होगा। इसमें हमारे महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ जी बागड़े का सानिध्य रहेगा और लोकार्पण करने के लिए सूचना प्रसारण मंत्री, रेल मंत्री, IT मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी पधार रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता
हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री वासुदेव जी देवनानी करेंगे और इस अवसर पर अमर शहीद भगत सिंह जी के सगे भतीजे श्री किरणजीत सिंह जी आ रहे हैं। वासुदेवानंद जी सरस्वती जगत गुरु शंकराचार्य जी का सानिध्य प्राप्त होगा और श्री अनवर खान मांगणियार पद्मश्री जो राजस्थान का गौरव हैं वो भी उस अवसर के ऊपर उपस्थित रहेंगे। सभी से प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान करें। विदेशों में 2 लोगों को शामिल किया है, दोनों ही भारतीय मूल के हैं। एक इस समय ट्रिनिडाड टोबैगो की प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद बसेसर, और एक जिन्होंने हिंदी में शपथ लेकर के विश्व में अपना नाम फैलाया, ऐसे नेपाल के पूर्व उपराष्ट्रपति परमानंद झा हैं। इसी तरह से फिल्म जगत से 2 लोग हैं, श्री अमिताभ बच्चन और श्री मनोज कुमार। श्री दिलीप कुमार से मिलने की बहुत कोशिश थी, सायरा बानो जी से बात भी हो गई थी, लेकिन बात हुई और उनका बोलना बंद हुआ, तो इसलिए वो मुलाकात नहीं हो पाई। एक नाम ऐसा है जो विश्व के अंदर अपने समय के सबसे कुख्यात ठग और बिकनी किलर के रूप में मशहूर रहे, चार्ल्स शोभराज। छात्र आंदोलन के दौरान चार्ल्स शोभराज के साथ जेल में भी रहने का मौका मिला। इसके बाद में जब वो नेपाल में बंद थे तो आप लोगों ने सुना होगा कि अपने से 25-30 साल कम उम्र की निहिता विश्वास से उन्होंने शादी कर ली थी। तो उस कारण से भी आपस के अंदर संपर्क किसी न किसी रूप के अंदर बना रहा। ऐसे ही उग्रवाद का प्रतीक बन गए अपने समय में जरनैल सिंह भिंडरावाले। इनके साथ लगभग दिन भर बिताने का मौका मिला। आतंक का वह माहौल था जबकि स्वर्ण मंदिर के द्वार पर डीआईजी की हत्या हो रही थी। मेरे साथ में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और थे जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी रहे और अभी भी देश के ईमानदार और अच्छे नेताओं में माने जाते हैं, मोहन प्रकाश जी। मोहन प्रकाश जी पर तो उन लोगों ने स्टेनगनें तान ली थी, किसी तरह से रास्ता निकाला गया, लेकिन मोहन प्रकाश जी ने देश की तरफ से अपनी बात रखने की पुरजोर कोशिश की। इसी तरह से छात्र जीवन से लेकर के अब तक नेहरू गांधी परिवार के श्रीमती इंदिरा गांधी से साक्षात होने का मौका मिला, श्री राजीव गांधी जी से, श्रीमती सोनिया गांधी जी से, श्री राहुल गांधी जी से, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी से। तो इन सब को मैंने श्रीमती सोनिया गांधी जी से जुड़े अध्याय में शामिल किया है। ऐसे ही कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता रहे और कभी कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने श्री अर्जुन सिंह, जो मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। उनसे मुलाकात एक बहुत विशेष संदर्भों में की हुई है, जबकि पीवी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे और उनके मुकाबले में सोनिया गांधी जी के खेमे से नेतृत्व कर रहे थे अर्जुन सिंह जी। 10 साढ़े 10 बजे का समय था। राजस्थान हाउस के कमरा नंबर 101 में भैरव सिंह जी शेखावत बैठे हुए थे। मैं पास में ही था, हो सकता है मैं साथ ही गया हूँ। तो इतने में चंद्रशेखर जी का फ़ोन आया। तो उस समय मोबाइल तो था नहीं, लैंडलाइन से आया। तो जब नीचे से फ़ोन आया तो मैंने ही शेखावत साहब को कहा, मैंने कहा चंद्रशेखर जी का फ़ोन आया है। उन्होंने बात की तो उन्होंने सीधे सीधे पूछा कि आज क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो जानकारी नहीं है क्या चल रहा है, मैं पूछ के बता देता हूँ अभी। तो उन्होंने अटल जी को फ़ोन किया। अटल जी ने उनसे कहा फलाने नेता देख रहे हैं, उन लोगों से बात कर लीजिए, कोई स्थिति है तो। शेखावत साहब ने वापस बात की तो पता चला कि हमको बहुमत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। फिर 4 बजे चंद्रशेखर जी का फ़ोन आया और मैं वही लैंडलाइन में बोले चंद्रशेखर जी। मैंने कहा साहब इनका फ़ोन आया है। तो उन्होंने चंद्रशेखर जी ने कहा
कि अगर यही चीज़ हमको पहले अंदेशा हो जाता तो हम अपनी संसद में असहमतियां व्यक्त करते हुए ये कह देते कि ये समय सरकार गिरने का नहीं है। हम सरकार के पक्ष में नहीं है, लेकिन सरकार नहीं गिरने देना चाहते, इसलिए हम इधर नहीं इधर जा रहे हैं और एक वोट से सरकार गिर गई। अटल जी आपको लगता है उसमें ओवर कॉन्फिडेंस में थे? अटल जी नहीं थे। अटल जी तो एक विराट पुरुष थे, उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने जिन लोगों को चुनाव का प्रबंधक बनाया और जिन लोगों को वहां की व्यवस्थाएं देखनी थी वो अति आश्वस्त थे। उनमें ऐसा कौन कौन थे? नहीं, उस समय जो नेता थे, पार्टी के प्रमुख लोग, जो संसदीय मंत्री रहे होंगे, जो लोकसभा में सीनियर सांसद रहे होंगे, वही लोग थे सब। मतलब अटल जी उस स्तर पर नहीं जाते थे। अगर वो खड़े होकर 10 लोगों को कहते मेरे को वोट देना है, उनको कौन मना करे? सब कह रहे थे, बोले आप खराब नहीं, आपको हम चाहते हैं। तो अटल जी तो अद्भुत व्यक्ति थे। उन्होंने 1957 में चुनाव लड़ा, एक जगह से जीते, एक जगह दूसरे नंबर पर रहे और तीसरी जगह जमानत जब्त हो गए। तो ये देखना होगा कि एक तो मेरा जो काम है वो ज़्यादातर रिकॉर्ड पर है। मतलब किसी भी चीज़ के लिए मेरे को सोचने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़, चाहे राजस्थान पत्रिका में हो या महानगर टाइम्स में हो या वो जो यादें हैं, वो सब रिकॉर्ड पर है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी से मेरा इंटरव्यू है तो वो टेप है, देवीलाल जी से तो टेप है, चंद्रशेखर जी से तो टेप है। तो लिखने वाले के लिए टेप को अपने हाथ से लिखना आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से सहयोग भी लेना पड़ता है, रिसर्च के अंदर रिसर्च भी करना पड़ता है। लेकिन ये है कि हमारे विचार अगर लगातार जागृत हैं, जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, जब भी कोई समय मिले तो पढ़ते रहते हैं और इसी तरह से भगवान रास्ता निकालते हैं। लेकिन ये पुस्तक का 10 तारीख को विमोचन है, क्योंकि पत्रकारिता के साथ साथ वो एक विधायक भी हैं और विधायक और पत्रकारिता के मिलाप को कैसे वो आगे तक ले जाते हैं ये तो समय ही बताएगा। लेकिन उनका 10 तारीख को पुस्तक का विमोचन जो है राजस्थान के जयपुर के इंटरनेशनल सेंटर में होने वाला है। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।